नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मैं गोविंद सर जी। देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको हाई स्कूल का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार लवण अध्ययन कराया था और उसे अभी वो आपका पूरा क्लियर नहीं है। उसके पहले हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक अपक्रियाएं और उसके प्रकार, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, है ना, वो सारा चैप्टर हमने आपको क्लियर कराया। तत्पश्चात इसके बाद हम अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण में मैंने आपको अम्ल क्षार सिद्धांत थ्योरियाँ पढ़ाई थी। अम्ल क्या होता है, अम्ल अम्ल क्षार क्या होता है, ठीक है ना, अम्ल का सिद्धांत, क्षार का सिद्धांत, ठीक है। अम्ल क्षार सिद्धांत हमने आपको पढ़ाए थे। आर्हीनियस अम्ल क्षार सिद्धांत और क्या नाम, आर्हीनियस अम्ल क्षार सिद्धांत, ब्रांच-टेलौरी अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत, ये हमने 3-4 सिद्धांत आपको क्लियर कराए थे, ठीक है। उसी के आगे हम आपको आज ले चलते हैं अम्लों के अम्लों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है ना। अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर नंबर 1 अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे बात समझ में, अम्लों के रासायनिक गुण। देखिएगा, रासायनिक गुण भौतिक गुण में क्या अंतर होता है ना। तो रासायनिक गुण में बेटा, जैसे हमने भौतिक गुण में बताया था, बाहर से देखने पर, है ना, अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। और संक्षारक प्रकृति के होते हैं, ये भौतिक गुण में आ जाता है। अब रासायनिक गुण की हम बात करते हैं कि रासायनिक गुण क्या होता है ना। रासायनिक गुण का मतलब होता है अम्ल दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, किन किन पदार्थों के साथ क्रिया करके और क्या बना सकते हैं, उसे हम रासायनिक गुण कहते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है। अम्लों की के रासायनिक गुण, तो ये चीज आपको देखनी है। देखो अब ध्यान से, तो अम्लों के रासायनिक गुण में नंबर 1 है ना बेटा, अम्लों के रासायनिक गुण में नंबर 1 हम आपको अम्लों के रासायनिक गुण में अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल्स, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान से, है ना। अम्लों की रासायनिक एक है ना, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, जिंक। इसमें पहले आप ये समझो, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, तो अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन वे धातु वे धातु जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जनरली अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं।
ये ये जनरल घटना है आपकी, है ना। अम्लों अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे Zn प्लस H2SO4, ये आपका क्या है, धातु है बेटा। ये क्या है, अम्ल, ठीक है। और ये तनु अम्ल है, अम्लों के साथ, अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, तनु ले रहे हैं अभी हम, सांद्र नहीं ले रहा है। अब यहाँ देखो, तो अम्ल, ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्या हो गया, धातु, मेटल। ये हमने आपको पीछे बताया था, अभी नहीं बताया है, ये आपका जो धातु है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील, थोड़ा सा, हाँ पिछले चैप्टर हमने यही जरूर बताया था, अधिक क्रियाशील पदार्थ या धातु कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। तो ये आपका ZnH2 को विस्थापित कर देगा, आपका क्या बनेगा भाई, ZnSO4। ये सारी बात समझ में, ZnSO4। बचा क्या भैया, H2। तो ये H2 बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। जिंक कैसा है, जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, और ये बन गई आपकी हाइड्रोजन गैस। समझ रहे हैं हमारी बात को, ये हाइड्रोजन गैस बना आपका। तो यहाँ पर आपका ये जिंक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो, Zn प्लस HCl, ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2। Zn की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1। हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन से Zn अधिक क्रियाशील है, इसको विस्थापित कर देगा। अब H खाली निकलेगा तो H का कोई मतलब नहीं है, जब 2 का गुणा किया जाता तो ये आपका निकल आएगा भाई H2। ये भी हाइड्रोजन गैस। हमने क्या बोला था आपको, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सामान्यतः ये रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें कई कंडीशंस हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं। कुछ हैं तनु अम्ल हैं, या है ना, तनु अम्ल हैं जो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी अम्ल ऐसा नहीं करते। अभी हम आपको बताएंगे, कई कंडीशंस हैं उसमें। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया, जैसे Zn है, Zn H2SO4 के साथ क्रिया करके, है ना, जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। Zn HCl के साथ, ये भी तनु है, HCl के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना देता है, जिंक क्लोराइड। ये क्या है, लवण है, जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड, ये सिल्वर सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये बात समझ में आ रही है। तो ये रिएक्शन होती है, ये आप देखते जाओ, धातुओं, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराने पर, ठीक है ना। इसको हटा रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। अब अभी हमने आपको बताया था कि कुछ जो अम्ल होते हैं, है ना, यहाँ पर जैसे और भी अम्ल हैं, जैसे हमने 2 अम्ल आपको लिए, एक HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक हमने लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम क्या निकाल रहे हैं,
हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से हम नाइट्रिक अम्ल के भी साथ अपक्रिया करा सकते हैं, बट नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मेटल्स नहीं निकालते हैं। 2 मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, उनकी हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ध्यान से देखो, मैग्नीशियम की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया, तनु सांद्र नहीं, Mn प्लस HNO3, ये भी तनु। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब यही HNO3 की यदि हम जैन के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, रिएक्शन होती है ना, लेकिन उसमें लवण, जल और अदर गैसें निकलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। हाइड्रोजन वहाँ पर जल पानी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस निकलते हुए दिखा रहे हैं। सिंपल रिएक्शन है। मैग्नीशियम की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा, मैग्नीज नाइट्रेट बन जाएगा। समझ में आ रही है? तो मैग्नीशियम MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और NO3 की कितनी होती है? 1। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, Mg के ऊपर 2 प्लस और NO3 के ऊपर 1 माइनस है, देख रहा? और ये इसके ऊपर जो पावर कितनी वैलेंसी है? +2, उसके ऊपर कितनी है? -1। तो संख्या केवल देखी जाती है, ये वाली संख्या इसके नीचे लिखी जाती है और ये संख्या इसके नीचे लिखी जाती है। और फाइनली जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा भाई? ये Mg के नीचे 1, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, Mg के नीचे 1 लिखा जाएगा और NO3 के नीचे 2 लिखा जाएगा। ये बनेगा जब भी मैग्नीशियम की नाइट्रेट के साथ कोई भी कंपाउंड बनाया जाएगा, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट जो लिखा जाता है वो आपका MgNO3 का होल ट्वाइस के रूप में ही लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया। देन उसी प्रकार से मैग्नीज की नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही बनता है, MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है भाई, यहाँ आप देखो NO3 कितना है? 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाइड करोगे, प्लस ये पूरा लो आप पहले इसको, ये H2 गैस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी H2 गैस। मैग्नीज NO3 का होल ट्वाइस, ये मैग्नीज डाइनाइट्रेट, मैग्नीज डाइनाइट्रेट, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आपको धातुओं की अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराने पर सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में, बहुत सारी रिएक्शन है अम्लों की धातुओं के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की धातुओं के साथ अपक्रिया। बात समझ में आ रही है? और भी देखो, ऑर्गेनिक वाले भी हम एक आध आपको दिखाते हैं। जैसे ये लिखा है CH3COOH प्लस Na, ये एस्टिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। मेन फंडा आपको देखना, हमारा मेन हेडिंग क्या चल रहा है भाई? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। बात समझ में आ रही है? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, तो धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया, चूंकि हमारा टॉपिक अम्ल क्षार लवण, अब हमने पहला पर्टिकुलर एक टॉपिक ले रखा है अम्ल के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। बात समझ में आ रही है? तो अम्ल के रासायनिक गुण का मतलब, अम्ल के रासायनिक गुण में हम पहली रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? अम्लों की धातुओं के साथ या धातुओं की अम्लों के साथ। तो मोस्टली जो धातु हैं आपके अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी धातु ऐसा नहीं करते हैं। ये आपका देखो, यहाँ से ये वाला अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, CH3COOH, यहाँ से आपका ये इसमें आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3COONA। अब बचा एक H, तो एक H मैंने बोला निकलता नहीं है, H2 के रूप में ही निकलेगा, तो यहाँ पर 2 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब 2 का करोगे तो 2 2 2 पूरा हो जाएगा,
तो यहाँ भी 2 का कर लो। बैलेंसी सिखा रहे हैं, समझ में आ रही है आपको। तो CH3COO, तो 2 यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये 2CH3COO, 2CH3COO और 2 N, ये देखो 2 का गुणा है, पूरे माना जाए 2 N, अब 2 H ये निकल गए, वो देखो इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो अम्लों की किसके साथ रिएक्शन बेटा? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया पहली, ठीक है भाई। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज आपका हुआ अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, है ना। अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ऐसे आप याद कर लो। क्या होता है? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये 2-4 रिएक्शन है आपकी जो आती है, कुछ है ना अलग तरीके की हैं, वो हमने आपको बताई नहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हम आपको बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा ये बहुत पूछी जाती है। मैग्नीज, ये इसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया, मैग्नीशियम की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया, इसका नाम है मैग्नीज, मैग्नीज की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अम्लों की धातुओं के साथ, हाँ रिएक्शन बताना चाह रहे थे। देखो जैसे यहाँ पर Cu प्लस H2SO4 है ना, देखो तो यहाँ पर आपका ठीक है बेटा, ये इस टाइप की रिएक्शन देखो। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है, हमने कहा आपको रिएक्शन भी दिखाई थी। सेम रिएक्शन है, यहाँ पर Zn रखा तो Zn SO4 बन जाता है, H2 निकल जाता है। क्या यहाँ पर आपका ये रिएक्शन होगी CuSO4, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये क्या ये रिएक्शन होगी? बात समझ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, दिखने में बिल्कुल सही दिख रही है, जहाँ यहाँ से कहाँ पर है, ये भी धातु है और यहाँ आ जाएगा और ये SO4 के साथ क्रिया करके CuSO4 बना लेगा, H2 निकल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? कितनी बढ़िया दिखने में लग रही है। समझ में आ रही है? तो ये आपका यहाँ से कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है ना, कम क्रियाशील, और ये अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील। तो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित नहीं करती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी, यहां पर कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। अरे बात समझ में, यहां पर कुछ नहीं बनेगा बेटा, नो रिएक्शन, ये ठीक है। ऐसी आपको रिएक्शन मिलेंगे। अब इसी में हमने आपको दिखाया था थोड़ा Zn प्लस H2 Zn प्लस H2SO4, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील है बेटा, और ये आपका कम क्रियाशील हाइड्रोजन, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 प्लस H2। ध्यान से देखो उस रिएक्शन को, इसमें बहुत पूछी जाती है भी, है ना। ये रिएक्शन भी आपकी बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कॉपर प्लस H2SO4 यानी कि ये आपका लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। समझ रहे हैं भाई बात को? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए
यह हाइड्रोजन H2SO4 विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। यहाँ पर Zn प्लस H2SO4, तो ZnH2SO4 से यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेता है। क्लियर बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ रही। तो ये पहली रिएक्शन होगी अम्लों की रासायनिक गुण में। नंबर 1, अम्लों की धातुओं के साथ अक्रिया। कोई समस्या? ठीक है, आगे देखिएगा। नंबर 2, ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपके चल ही रहे हैं। नंबर 2 में अम्लों की क्षारों के साथ अक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। अम्लों की क्षारों के साथ अक्रिया, ओके। ये भी एक बढ़िया रिएक्शन है, उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर, है ना, किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर, किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है ना? किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर, किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। याद हुआ? समझ में आ रही है? किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर, किसी भी अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखो, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। ओके, कोई भी अम्ल ले लो, बहुत सारी रिएक्शन है। देखो भैया, एग्जाम्पल नंबर 1, अम्ल HCl प्लस NaOH क्षार। ये हो गया आपका अम्ल और ये हो गया आपका क्षार। ठीक है भाई, अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये इसका धनात्मक, ये इसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक, आयनिक अपक्रिया, आयनिक अपक्रिया। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान से समझो। इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा, इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा, तो इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NaCl। धनात्मक पहले ही लिखा जाता है, NaCl। ठीक है, और इसका धनात्मक इसके ऋणात्मक के साथ जुड़ जाएगा तो HOH यानी कि H2O, H2O। ये आपका क्या बन गया? लवण। ये आपका क्या बन गया? जल। अरे बात समझ में? तो किसी भी अम्ल की क्षार के साथ, किसी भी अम्ल की किसी भी क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिएगा, तो यहां पर और नंबर 2, H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, हमने आपको आर्हीनियस सिद्धांत पढ़ाया था, कैसे पहचानोगे क्षार है? OH होता है मोस्टली, है ना, और OH नहीं होता तो और भी तरीके हमने आपको बताए थे। लॉन पेयर डोनेट करने वाला लुईस क्षार, है ना, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला ब्रॉन्स्टेड लोरी के आधार पर क्षार, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, ये आर्हीनियस और आर्हीनियस यहाँ पर ज़्यादा है आपका, और लुईस एसिड बेस सिद्धांत भी आपका ज़्यादा ठीक ठाक लागू हो जाता है। यहाँ देखिएगा, ये आपका H2SO4, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। अब आप समझो क्या बनेगा, इसका धनात्मक इसका ऋणात्मक, तो H और OH जल,
यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, समझ में आ रहा होगा, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट और 2H2, ये ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये आपका लवण हो गया, मुझे हो गया। बैलेंस करना आपको, देख लो 2H और 2OH, 2H और 2OH, ये 2 हैं, OH कितने हैं, 2, यहाँ 2H, 2H2O कर दिया मैंने। बैलेंस भी आप सीख लो, बैलेंस भी जरूरी है ना, बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको। क्लियर हो रहा भाई? तो यहाँ पे देखो 2H 2OH, तो SH2, एक कैल्शियम और एक सल्फेट, एक सल्फेट। क्लियर, समझ में आ रहा? तो किसी भी अम्ल की किसी भी क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है, अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इतनी चीज आपको सीखनी है। और भी अभी हम दिखाएंगे, ये अम्ल है, क्षार है, ठीक है, अदर कंडीशन वाली भी दिखाएंगे। देखो बच्चा, रिएक्शन नंबर 3, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये ठीक है, एस्टिक अम्ल प्लस NaOH, ये आपका एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है बेटा, क्षार। ये अम्ल है, ये क्षार है। अब आप समझदार हो, बताओ क्या बनेगा इसका। अब इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इसका ये धनात्मक हिस्सा, ये ऋणात्मक हिस्सा, इसमें यहां से लेकर आपका यहां तक ऋणात्मक और ये धनात्मक, उल्टा होता है इसमें, समझ में आ रही है। तो ये प्लस और ये हिस्सा पूरा माइनस, है ना, ये प्लस और ये माइनस। तो HOH हमने क्या बोला था, अम्लों की क्षारों के साथ अपक्रिया कराने पर क्या, लवण का निर्माण होता है और जल बनता है, साथ में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है, जिसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। सारी बात समझ में, उदासीनीकरण ऊष्मा भी कहते हैं। तो ये वाला Na आपका यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका CH3COO Na, देख रहा है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट लवण है ना। देखो ध्यान से, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अपक्रिया कराने पर है, तो ये बहुत सारी रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका ये दिख रहा है बेटा। अब ये और देखते हैं, जैसे ये CH3COOH, एस्टिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आ रही बात समझ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये आपका एस्टिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं इसको, क्षार है आपका, बुझा हुआ चूना कह दो, बुझा चूना। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही हैं आपकी और यही आती है एग्जाम में, अम्लों की क्षारों के साथ, है ना, अम्लों की धातुओं के साथ। अभी हम और कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ, है ना, इस प्रकार की रिएक्शन है। तो वही प्रोसेस है, यहाँ पर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसको तोड़ना सीख लो। ये आयनिक अपक्रिया है आपकी, इसको तोड़ना सीख लो। यहाँ से आपका ये ऋणात्मक, सॉरी ये धनात्मक और ये धनात्मक, ये पूरा हिस्सा ऋणात्मक, ये पूरा हिस्सा ऋणात्मक, तो धनात्मक इसकी जगह आ जाएगा बस। अब बैलेंस आपको करना है, क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसिंग कितनी होती है, देखो यहाँ पर CH3COO,
अब यहाँ पर Na की वैलेंसी और H की वैलेंसी एक ही होती है, इसलिए H हट गया, Na आ गया। अब यहाँ पर H की वैलेंसी होती है 1 और कैल्शियम की होती है 2, तो ये बनता है आपका ये होल ट्वाइस, ये ऐसे पूरे का, चूंकि कैल्शियम वही मैंने आपको समझाया था ऊपर कि कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, इसके ऊपर 1 माइनस, 1 इधर 2 इधर। तो यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा, ये एसीटेट तो 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, 2 का गुणा कर दोगे तो ये पूरा देखो 2 हो गया होल ट्वाइस, और एक कैल्शियम हो गया 2H, ये 2H ट्वाइस H2O, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या बन गया भाई? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, है ना। तो कैल्शियम एसीटेट का भी, ये भी आपका क्या है, साल्ट यानी लवण। क्लियर हो रहा है अच्छे से? नहीं समझ में आ रहा से पूछो, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर अम्लों की क्षारों के साथ अपक्रिया कराने पर, अम्लों की क्षारों के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा या ऊर्जा कहते हैं। क्लियर भाई? कोई डाउट? तो ये आपका दूसरी रासायनिक गुण था, है ना। अम्लों का पहला रासायनिक गुण, अम्लों का दूसरा रासायनिक गुण, अब अम्लों का हम तीसरा रासायनिक गुण ले चलते हैं। देखिए तीसरे में थर्ड नंबर सेम पोजीशन, अभी हमने क्षार के साथ रिएक्शन करवाई थी। किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? क्षार, NaOH, KOH, बहुत सारे क्षार होते हैं। अब हम क्षार क्षार कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, ये धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। तो धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया जब आप करवाओगे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिएगा देखो, तो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, धातु कार्बोनेट लाइक Na2CO3। अब यहाँ दिखाते हैं धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया में नंबर 1 Na2 सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ये ध्यान से देखो भाई, सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। पहली बात तो आप ये समझो कि इसकी अगर हम किसी भी अम्ल के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या क्या, ये मेन चीज़ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा है का CO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा। अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कराने पर है, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ रहे हैं भाई बात को? ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये चीज़ है आपकी। यहाँ पर किसी भी अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना? बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारे के सारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं
अम्लों के केमिकल प्रॉपर्टीज हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, अभी यही चलेगा है। अभी एक वीडियो में ये सारे प्रॉपर्टीज नहीं होंगे, अगली वीडियो में भी आपके चलेंगे। तो यहाँ पर अम्लों के रासायनिक गुण की हम बात कर रहे हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुण आपके चालू हैं, और अम्लों के रासायनिक गुण में हमने पहले आपको पढ़ाया अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी प्रकार अम्लों की हमने क्षारों के साथ अपक्रिया पढ़ाई, तो अम्लों की क्षारों के साथ अपक्रिया कराने पर भी लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है। और उसमें जो इस समीकरण को हम बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा, ये उदासीनीकरण समीकरण, बात समझ में, उदासीनीकरण अपक्रिया। और इसमें जो ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है भैया, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया, किसके साथ, धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया कराने पर, धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया कराने पर, सोडियम कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे कार्बोनेट्स हैं, उनकी अगर हम अम्लों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो अब 3 चीज़ें बनती हैं, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसको हम, इस टॉपिक को हम आपको अगले वीडियो में डील करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों।